मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कार्यपत्रक 60 में और 25 तारीख के इस कार्यपत्रक में आज हम बात करेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में। हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन। बच्चों, आपने पहले पढ़ा था प्रिज्म में अपवर्तन और आज हम पढ़ रहे हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें वो सारी मज़ेदार बातें हम पढ़ने वाले हैं जो हमने कभी नोट की होगी, कुछ चीज़ें इनमें से, और कुछ ऐसी परिघटनाएं भी आएंगी जो शायद आपने उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया होगा कि हमारे वायुमंडल में ऐसा भी होता है। तो बच्चों, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ आ रही है वो है तारों का टिमटिमाना। आपने इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक बच्चा है, वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है। तो यहाँ इसके ऊपर ना दो लाइनें लिखी हुई है, एक तो डार्क लाइन है और एक डॉटेड लाइन है। जो डॉटेड लाइन है उसके नीचे लिखा हुआ है तारों की आभासी स्थिति। आभासी का मतलब जो वास्तविक नहीं है, और जो डार्क लाइन है इसका मतलब ये क्या है, ये एक तारे की वास्तविक स्थिति है। यानी कि तारा एक ही है लेकिन उसकी दो दो स्थितियाँ उसको दिखाई दे रही हैं। ऐसा किस वजह से हो रहा है? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ऐसा हो रहा है। और जब दो जगह पर तारे दिखाई देंगे, कभी वास्तविक कभी आभासी, तो वो हमें चमकता हुआ नहीं बल्कि क्या दिखाई देगा? टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। और बच्चों, इसलिए आप बचपन में से जो सुनते आ रहे हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यानी कि छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं, वो इस वजह से ही टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जबकि जो सूरज होता है उसके ऊपर ट्विंकल ट्विंकल नहीं होता क्योंकि वो तो चमकता रहता है, टिमटिमाता नहीं है। जो ग्रह होते हैं वो टिमटिमाते नहीं हैं, वो चमकते हैं। तो क्या रीजन है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन ऐसा क्या कर देता है? तो ये सब हम आज की वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसका आंसर? कि तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के पर्यावरण में प्रवेश करता है तो वातावरण में अलग अलग ऊंचाई पर वायु की सघनता अलग अलग होने के कारण तारों का प्रकाश लगातार क्या होता रहता है? अपवर्तित। अपवर्तित होगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ता है। अभिलंब आपको पता है क्या होता है? 90 डिग्री का जो एंगल बनता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो आपने अपवर्तन जो नियम था, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन वाले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, उस वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार। कि ग्लास स्लैब के ऊपर हमने बताया था कि जब एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो एक जो अब हम अभिलंब होता है हमारा, अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऐसे सीधी नहीं निकलती, जबकि उसको निकलना क्या था? सीधा निकलना था। तो ये ग्लास स्लैब में आपने पढ़ा था। तो बच्चों, ये जो ग्लास स्लैब की बात हुई है यहाँ पर, वो एक अलग टॉपिक से हमने पढ़ा था, लेकिन उसका जो आंसर है वो टिमटिमाने के ऊपर लिया गया है। क्योंकि जो वायु है अलग अलग ऊंचाई पर कभी सघन हो जाती है, कभी विरल हो जाती है। क्योंकि जो हवा है वो एक जगह पर रुकती नहीं है, चलती रहती है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति तारों की वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर होती है। तो ऊपर की तरफ आपने जो देखा यहाँ पर इस डॉटेड लाइन में चित्र में, वो आभासी है, जो नीचे है वो क्या है? वास्तविक है। तो वास्तविक वाली स्थिति से ऊपर क्या बन गई? आभासी स्थिति बन गई है। तो वातावरण में वायु की स्थिति स्थिर नहीं है, वायु हर लगातार बहती रहती है। वातावरण में वायु सदैव कम या ज़्यादा गति से चलती रहती है। इस कारण से वायु की सघनता बदलती रहती है, जिससे पृथ्वी पर पहुंचने वाला तारों का प्रकाश कम या ज़्यादा होता रहता है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि तारों के टिमटिमाने में निम्न दो कारणों से होता है। पहला कारण क्या है बच्चों? कारण एक ही है यहाँ पर, वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन देखो यहाँ पर भी है और नीचे वाले पॉइंट पे भी है, दो कारण लिखे हुए हैं। दोनों में वायुमंडलीय अपवर्तन है, लेकिन दोनों में वायुमंडलीय अपवर्तन अलग अलग चीज़ कर रहे हैं। एक तो क्या है कि तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर हो जाता है, और दूसरा पॉइंट क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता है। कभी प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है और कभी प्रकाश की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो प्रकाश कम ज़्यादा होगा और वास्तविक और आभासी स्थिति बदलती रहती है, इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब आगे क्वेश्चन इसके साथ में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तारों के ऊपर ना पूछ के, कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ग्रह भी तो आसमान में ही होते हैं, वो भी चमकते हैं, लेकिन टिमटिमाते क्यों नहीं है? तो हम क्या लिखेंगे? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप होते हैं और ग्रहों से पृथ्वी पर आने वाले प्रकाश की मात्रा औसतन एक समान ही रहती है। यानी कि प्रकाश की मात्रा जो ग्रह से आती है चमकती हुई, वो कम ज़्यादा नहीं होती। इसलिए हमें ग्रह चमकते हुए दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते।
अब दूसरी परिघटना जिसको बहुत सारे बच्चों को शायद पता ही नहीं होगा कि ऐसे हमारे वायुमंडल में होता है, लेकिन बच्चों ये होता है। देखो यहाँ पर एक जो चित्र दिया गया है इसमें आप नज़र डालेंगे तो सूर्योदय और सूर्यास्त लिखा हुआ है। तो यहाँ दोनों तरफ एक डार्क लाइन सा, डार्क स्पॉट सा बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये कोई लड़का खड़ा है या कोई भी इंसान खड़ा है जो कि सूर्य को सूर्योदय के समय भी देख रहा है और सूर्यास्त के समय भी देख रहा है। लेकिन हुआ क्या कि दो दो इमेज बनी हुई है यहाँ पर सूर्य की, सूर्यास्त के समय भी और सूर्योदय के समय भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब मैं इस घटना के बारे में बताऊंगा आपको। देखो बच्चों, जब कोई सूर्य हमारे पास में आता है, यानी कि सूर्य का उदय होता है, तो उसका सूर्योदय एक्चुअल में 2 मिनट पहले ही हो चुका है। ठीक है, यानी कि उसकी जो इमेज है वो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन एक्चुअल में सूरज तो कहाँ है? नीचे है, जो हमें अभी दिखाई नहीं दिया है। उसकी सिर्फ वहाँ पर वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से ऊपर प्रतिबिंब बना हुआ है। जब हम देखते हैं कि सूर्योदय हो गया तो एक्चुअल में अभी हुआ नहीं है, लगभग 2 मिनट के बाद होगा। ये टाइम भी आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि लगभग 2 मिनट के बाद होता है। और जब सूर्यास्त होता है तो जब हम देखते हैं कि सूरज तो अभी डूबा नहीं है भाई, वैसे डूबना बोलते हैं सूर्यास्त को कि सूरज डूब गया। सूर्यास्त एक्चुअल में हम जब देखते हैं कि सूरज अभी सूर्यास्त होने वाला ही है तो उससे पहले ही हो चुका होता है। ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? उसका सिर्फ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो अग्रिम सूर्योदय यानी कि सूर्योदय हुआ नहीं है, उससे पहले ही, उससे आगे ही दिख जाता है। और विलंबित सूर्यास्त, विलंबित का मतलब देर से, तो सूर्यास्त पहले ही हो चुका है, हमें बाद में पता लगता है। तो विलंबित का मतलब बाद में पता लगना, सूर्यास्त पहले हो चुका है बाद में पता लगा। अग्रिम सूर्योदय का मतलब सूर्योदय हुआ ही नहीं है और हमें पहले ही दिखने लग जाता है। तो ये भी किस वजह से होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। तो इसका आंसर क्या लिखना है? जिस प्रकार तारों की आभासी व वास्तविक स्थिति में अंतर होता है, उसी प्रकार अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त के कारण का भी पता लगाने का प्रयास करें। तो मैंने आपको बता दिया है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वहाँ पर सूर्योदय के पहले ही एक प्रतिबिंब बन जाता है सूर्य का, जिससे कि हमें ये लगता है कि सूर्योदय हो चुका है, जबकि कितने देर बाद होने वाला है? लगभग 2 मिनट के बाद होने वाला है एक्चुअल में। और सूर्यास्त पहले ही हो चुका होता है और हमें उसके बाद भी ये लगता रहता है लगभग 2 मिनट तक कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। आंसर में क्या आएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। एक और परिघटना होती है जो आपने बहुत बार नोट की होगी और आपको पता भी नहीं चला होगा कि ऐसा भी कोई प्रकाश का एक फॉर्मूला है, कोई एक परिघटना है। हाँ जी, ये भी है। उसका नाम है टिंडल प्रभाव, क्योंकि टाइंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था। खोजा तो क्या था, सबको पता होता है। देखिए, कोलाइड कण, कोलाइड कण क्या होते हैं? जो आपने जो पढ़े होंगे 9th में सॉल्यूशन के बारे में, यानी कि कोलाइड जो दूध दूध के अंदर पार्टिकल्स होते हैं जो पूरी तरह से ना तो नीचे बैठते हैं ना ऊपर रहते हैं। इनके इतने पार्टिकल्स जो हमेशा लगभग तैरते रहते हैं हवा में, उनको हम कोलाइड कण बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं? थोड़े मोटे साइज़ के होते हैं लेकिन ज़मीन पर इतने भारी नहीं होते कि नीचे बैठ जाएं, तो हवा में उड़ते ही रहते हैं। तो जब भी कोई सूर्य का प्रकाश के या प्रकाश की किरणें जब उससे आकर टकराती हैं तो वो प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। तो उससे जो पथ होता है प्रकाश का, वो एकदम दृश्यमान हो जाता है, दिखाई देने लग जाता है साफ साफ। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सूर्य की रोशनी आ रही है और वो जो पथ है उसका हम साफ साफ एक टॉर्च की रोशनी की तरह देख सकते हैं। या फिर जो रोशनदान होते हैं घर में या इस गुफा के अंदर दिखाए जा रहे हैं, वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। तो टॉर्च की तरह जो रोशनी निकलती है उसमें क्या होते हैं? कोलाइड कण होते हैं जो प्रकाश को फैला रहे होते हैं। तो इस पूरे प्रभाव को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव बोलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव उत्पन्न करती है। तो प्रकीर्णन यहाँ पर एक अलग चीज़ है। अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण के बाद में एक और चीज़ आई है, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब कोलाइडो कणों के द्वारा प्रकाश को फैलना प्रकीर्णन कहलाता है, और इस पूरे प्रभाव को हमने टिंडल प्रभाव बोला है। अब है प्रकाश प्रकीर्णन क्या होता है? माध्यम से में उपस्थित कोलाइड के कणों द्वारा प्रकाश का फैलाव प्रकीर्णन कहलाता है। ये बात हम बता चुके हैं। अब तीसरी बात, जो चौथी बात जो यहाँ पर आ रहा है, एक चौथी परिघटना हमारे पास में, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? बच्चों, किसी के बारे में पूछे कि रंग नीला क्या होता है, एक जो इस वर्कशीट में नहीं है कि पेंसिल अगर पानी में आधी डूबी हुई है तो जहाँ से डूबी हुई है और जहाँ से बाहर है, दोनों का जो ज्वाइंट है वहाँ से मुड़ी हुई प्रतीत होती है, या पानी में कोई सिक्का रखा हुआ है वो उभरा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा सब कुछ आपको क्या लिखना है?
जो वायुमंडलीय परावर्तन के बारे में जो बात आती है उसी की वजह से लिखना है आपको ये सब। तो यहाँ पर हम आकाश के नीले रंग की बात कर रहे हैं। देखिए, वातावरण के ऊपरी भाग में गैसों व वाष्प के सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। कैसे कण? सूक्ष्म, छोटे कण। ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। बच्चों, कण छोटे हैं, देखो छोटे छोटे कण हैं। तो अगर छोटे कण हैं तो वो क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश के छोटे जो तरंग दैर्घ्य होगी उनको ही तो फैलाएंगे ना। जो बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली, जैसे लाल रंग काफ़ी बड़ी तरंग दैर्घ्य होती है तो वो तो निकल जाएगी, लेकिन जो छोटी छोटी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश की किरणें हैं वो वहाँ से नहीं निकल पाएगी, तो वो जहाँ जहाँ टकराएंगे उन कणों से वो फैल जाएगी। तो छोटी तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? नीले रंग की होती है। जो नीला रंग होता है, जो बैंगनी रंग होता है, आपको पता है सबसे छोटी उसकी तरंग दैर्घ्य होती है। तो इस चित्र में जो दिखाया गया है ना, सारे लगभग नीले रंग वाले ही हैं। तो ये कण अपने छोटे आकार के कारण सूर्य के प्रकाश में से मुख्यतः नीले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए नीला रंग अधिक मात्रा में हम तक पहुंचता है और आकाश हमें नीला प्रतीत होता है। तो बच्चों, यहाँ से इसका आंसर है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। बादल का रंग सफ़ेद क्यों दिखाई देता है? जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनको ब्लैक कलर का आसमान क्यों दिखाई देता है? ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सब के बारे में आपको प्रकीर्णन, जो प्रकाश का प्रकीर्णन है उसी के ऊपर आंसर लिखने हैं। अब एक और क्वेश्चन है, एक और टॉपिक है यहाँ पर कि सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना। रक्ताभ का मतलब क्या है? लाल रंग जैसा, लाल लाल सा प्रतीत होता है। बच्चों, अगर जैसे इस चित्र में दिखाया गया है आपको कि सूर्य जब दोपहर के समय हमारे बिल्कुल ऊपर है, यहाँ साइड में लिखा हुआ भी है, दोपहर के समय सूर्य के प्रकाश को कम दूरी तय करनी होती है। और यहाँ जब सूर्यास्त या सूर्योदय होता है तो प्रकाश हमसे काफ़ी दूर चला जाता है, सूरज काफ़ी दूर चला जाता है क्षैतिज पर, इसलिए उसको ज़्यादा दूरी तय करनी होती है। तो बस यहीं पर इसका आंसर छुपा हुआ है। तो आइए बात कर लेते हैं इस चित्र में। देखिए, जब कम दूरी तय करनी होगी तो आप तारों के और ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं कि कम उनके पास में जो वायुमंडल है थोड़ा सा कम मिलेगा तो उनका जो परिवर्तन है या अपवर्तन है वो कम होगा, तो लगभग सीधे प्रकाश की किरणें हम तक पहुंच जाती है, इसीलिए वो पीले रंग का लगभग दिखाई देता है। लेकिन जब दूर होता है तो सिर्फ वो तरंग दैर्घ्य हमारे पास आएगी जो बड़ी होती है, और बड़ी किसकी होती है भाई? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है। तो लाल रंग की बड़ी बड़ी तरंग दैर्घ्य हमारे पास ज़्यादा पहुंचेगी, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर हमें सूर्य का रंग रक्ताभ या लाल दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर है आप इसमें से भी लिख सकते हैं कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के क्षितिज के समीप होने के कारण सूर्य के प्रकाश को अधिक दूरी तय करनी होती है। इस दौरान नीले प्रकाश का कुल प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल प्रकाश ही हमें अधिक मात्रा में पहुंचता है। इस कारण हमें रक्ताभ प्रतीत होता है। तो बच्चों, लाल रंग ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बड़ी होती है और वो बिना प्रकीर्णन या कम प्रकीर्णन से हमारे पास पहुंच जाता है। जो नीला रंग होता है उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी छोटी होती है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं वायुमंडल के, वो उनको आगे पहुंचने ही नहीं देते, इसलिए हमारे पास तक ज़्यादा दूरी से नीला रंग नहीं पहुंच पाता है। अब बात आती है अभ्यास की। तो यहाँ पर लाल रंग के बारे में बताया गया है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है। तो लाल में क्या लिखें? सबसे कम होता है। इस कारण साइन बोर्ड लाल रंग के होते हैं। बच्चों, साइन बोर्ड लाल रंग के होते हैं। आपने देखा होगा कि रेड लाइट का निशान में जो लाइट होती है ना, जो ट्रैफिक लाइट, उसमें रेड लाइट क्यों चूज करते हैं? क्योंकि जो उसकी तरंग दैर्घ्य है लाल रंग की, हरे रंग की, पीले रंग की, वो बड़ी होती हैं। नीला रंग बहुत कम आपने देखा होगा कहीं पर, अगर डेंजर का कहीं निशान लगाते हैं वो भी लाल रंग का लगाते हैं ताकि दूर से ही खतरे का आभास हो जाए, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, बड़ी होती है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सकता है और दूर से ही पता लग जाएगा कि हाँ आगे कुछ खतरा है, आगे हमें रुकना है। तो क्या आएगा पहले में? लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है और इस कारण साइन बोर्ड जो होते हैं वो किस रंग के होते हैं? लाल रंग के होते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, टिंडल प्रभाव के दो उदाहरण बताइए। उदाहरण यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक तो जो घर में रोशनदान होते हैं जहाँ से प्रकाश आता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है, उसका जो रास्ता होता है, जो पथ होता है वो चमकता है, रोशनदान। दूसरा आप देख सकते हो कि कभी आपने स्क्रीन के ऊपर
अगर किसी प्रोजेक्टर से कोई किसी अगर आप गए हों कभी सिनेमा हॉल में, तो वहाँ भी प्रोजेक्टर से जब कोई मूवी का सीन या कोई प्रकाश फैलाया जाता है किसी स्क्रीन के ऊपर, तो उसका पथ भी आपको विजिबल होता है। तो ये भी एक उदाहरण है उसका, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देते हैं। तो बच्चों, बादल जो सफ़ेद यहाँ पर ऊपर चित्र में भी दिखाए गए हैं सफ़ेद रंग के, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बादल जब इकट्ठे होते हैं तो बारिश की जो बूंदें होती हैं, बारिश तो जब आती है उसकी बात करते हैं, बादल के अंदर क्या होता है, पानी की बूंदें होती हैं। तो पानी की बूंदें ज़्यादा ही सघन हो जाती है, इतनी सघन हो जाती हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये एक बादल है और ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ये सूर्य का प्रकाश पूरा का पूरा जो बूंदें होती हैं उनकी वजह से अपवर्तित हो जाता है, वहीं की वहीं ऊपर चला जाता है और लगभग पूरा फैल जाता है। तो वहाँ पर फैलने की वजह से क्या होता है कि लगभग जितने भी रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में, वो सारे के सारे परिवर्तित हो जाते हैं और हमें कोई भी रंग दिखाई नहीं देता। और जब कोई भी रंग दिखाई नहीं देता तो कौन सा रंग मिलेगा? सफ़ेद रंग दिखाई देगा। इसलिए हमें बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। तो सीधा आंसर लिखना है आपको कि पानी की बूंदों की वजह से बादल के अंदर जब प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो उसकी किरणें परिवर्तित हो जाती हैं और सारे रंग भी परिवर्तित हो जाते हैं और इसलिए हमें बादल सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि, यहाँ पर दो कारण लिख देना क्यों टिमटिमाते हैं। एक तो वायुमंडलीय अपवर्तन में आभासी और वास्तविक स्थिति में तारा की आभासी और वास्तविक स्थिति में अंतर आ जाता है। और दूसरा क्या है कि पृथ्वी पर पहुंचने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा में निरंतर परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, ये आज की आपकी वर्कशीट है, इसको भी पढ़ना ध्यान से। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई दे होगी और इन सब को अपने आसपास महसूस करने की कोशिश करना, ऑब्जर्व करना कि ऐसा होता है कि नहीं। सूर्यास्त सूर्योदय के समय पे सूर्य का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है, आसमान नीला दिखाई देता है, तारे रात को टिमटिमाते हैं। ये सब आप अपने आप चेक करना, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने साइंस में कुछ सीखा है। और जो कोविड बढ़ रहा है लगातार, उससे भी बच के रहना। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोएं, 2 गज या 6 फीट की दूरी को बना कर रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स।